हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी बार काउंसिल के बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो आपको पता नहीं है, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यूपी बार काउंसिल की तरफ से आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो है एक फॉर्म होता है, जो आपको सहायता के लिए, वित्तीय सहायता के लिए होता है। उस फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि उसको किस तरीके से भरना है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और मेनली वो जो फॉर्म होता है वह वकीलों के लिए होता है, और उन वकीलों के लिए वो फॉर्म होता है जो किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, जो अपनी बीमारी का इलाज करा चुके हैं या कराने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत है। अगर करा चुके हैं तब भी उनको पैसा मिलेगा, और अगर अपनी बीमारी का इलाज उन्हें कराना है तब भी उसके लिए पैसा मिलेगा। तो अगर अपनी बीमारी का इलाज वो पैसा लगाकर अपने पास से कर चुके हैं तो उसके बाद भी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये फॉर्म उस समय भी भर सकते हैं जब उनको इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि वकीलों के इलाज के लिए जो मदद मिलती है उसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे उस फॉर्म को भरेंगे, कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होती है, उस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, किन से वो अटेस्ट होगा। तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो चैनल पे लाइक कमेंट किया करिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर किया करिए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं उस फॉर्म के बारे में जो फाइनेंशियल असिस्टेंस का फॉर्म है। इस फॉर्म को जो है आप गूगल ब्राउज़र से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ब्राउज़र पे जा कर के आपको सिंपली, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यूपी बार काउंसिल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्म ओपन होकर के आता है। यहाँ पर देख सकते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट वेलफेयर कमेटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये फॉर्म फर्स्ट है, एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर स्कीम फर्स्ट टू द सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट्स वेलफेयर कमेटी फॉर उत्तर प्रदेश स्टेट बार काउंसिल यूपी। ये एड्रेस है। नीचे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, पूरा डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूँ। सर, आई फर्निश हेयर अंडर द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड एंड रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। यहाँ पे आपका नाम रहेगा जैसा कि आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में है। पोस्टल एड्रेस रहेगा, आपका जो एड्रेस आपने दिया था। इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ इनरोलमेंट, यानी इनरोलमेंट किस डेट में आपका इनरोलमेंट हुआ है यूपी बार काउंसिल में, और इनरोलमेंट नंबर क्या है ये भरना है यहाँ पे। प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, किस स्थान पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको यहाँ पे भरेंगे। अगर आप किसी बार एसोसिएशन के मेंबर हैं तो उस बार एसोसिएशन का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है वेदर कंट्रीब्यूटेड फुल्ली टू द वेलफेयर फंड। यहाँ पे 6 नंबर पे देखिए, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एस। यहाँ पे सिर्फ एस लिखना है आपको और कुछ नहीं, ठीक। एस करिएगा। यहाँ पे नो लिख दीजिएगा, जो 7 नंबर कॉलम है नो लिख लीजिएगा। चूँकि ये जो कॉलम दिया, जो यहाँ पे छठा और सातवां पॉइंट है, तो आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस समय पहले आपको मालूम होगा, जो पुराने जो रजिस्ट्रेशन वाले हैं उनको पता होगा कि पहले 5-5 डीडी बनती थी। तो हर एक डीडी पे अलग अलग तरह के नाम होते थे। कोई न्यासी समिति के लिए होता था, कोई अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, मतलब 5 नाम ऐसे होते थे कुछ। उसके में उस 5 नामों में एक नाम ये भी, इसका भी होता है, इस स्कीम का भी नाम होता था। तो इस स्कीम के लिए आपको फॉर्म, इसके लिए डीडी बनता था, उसके लिए पैसा पहले जमा करा लिया जाता था। तो अब क्या होता है कि कंबाइंड कर दिया गया है, एक ही जो है डीडी बनवानी पड़ती है, और एक ही डीडी बनवानी पड़ती है। तो इसलिए जितने भी यूपी बार काउंसिल से संबंधित जो भी वकीलों के लिए जो स्कीम चलती हैं उनमें सारे वो फीस इंक्लूड रहती है। आप जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम ही वो सारे फीस पेड कर दिए रहते हैं। तो ये उन अधिवक्ताओं के लिए है जो पुराने एडवोकेट्स हैं, जो इस तरह का जो डीडी नहीं बनवाए थे या इसके लिए फ़ीस पेड नहीं किए थे, तो ये उनके लिए होता है। अब हम बात करें 8वां नंबर, तो मैंने छठा में बताया सिर्फ आपको एस लिखना है और 7वें पॉइंट में नो लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर आपको जो है इसके पहले आपने
फाइनेंशियल असिस्टेंट का फॉर्म भरा था, अगर आपको कोई पैसा मिला है तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिख दीजिएगा 8वें पॉइंट में। यहाँ पे 9वां पॉइंट लिखा हुआ है कि नेचर ऑफ इलनेस। तो इलनेस की नेचर किस टाइप की है वहाँ पे आपको ये लिख देना है, ठीक, 9वें पॉइंट में। 10वां पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए 10वां पॉइंट में है वेदर सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इनक्लोज्ड, यानी कि आपको जो बीमारी हुई है उस संबंध में आपने किसी डॉक्टर को दिखाया होगा, तो उसने जो भी पर्चियाँ लिखी हैं, जो भी पर्ची उसने लिखी है, जो डॉक्टर ने लिखा है, उस पर्ची को यहाँ पे आपको इनक्लोज करना है, लगाना है इस फॉर्म के साथ। और जो भी पर्ची आप लगाएंगे, अगर आपने दवा लिया है मेडिकल स्टोर से, आपने टेस्ट कराया है, जांच कराई है, आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया है, तो जो भी पर्ची आपको मिला है, यार जो मेडिकल स्टोर दिया है, जो टेस्ट वाला दिया है, और जो डॉक्टर ने पर्ची लिखा है, वो सारे जो आप पर्ची होगा इस फॉर्म के साथ आपको लगाना होगा, और जितना भी पेमेंट आपने किया है उसको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। इस 10 पॉइंट में इसका मतलब यही हुआ कि जो भी खर्च आपने इलाज पे किया है उसको यहाँ पे लगाएंगे, दिखाएंगे ये पर्ची है, मैंने इतने पैसा का दवा लिया था, यहाँ से टेस्ट कराया था, और जो भी आप चीज़ लगाएंगे वो सारा पर्ची जो है ओरिजिनल होना चाहिए, फोटो कॉपी नहीं लगेगा। अगर हम बात करें कि अगर आपने इलाज जो है अभी नहीं कराया है, आपने सिर्फ डॉक्टर से राय ली है, उससे सलाह लिया है और उससे पूछा है कि हमें इस बीमारी में कितना खर्च लगेगा, उसने जो भी पर्ची लिखी है कि आपका ये खर्च लगेगा, जो भी चीज़ें उसने आपको पर्ची बना के दी है, तो वो यहाँ पे अमाउंट आपको लिख देना है कि इस जो भी बीमारी आपकी है उसमें कितना अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्च लगेगा। डॉक्टर तो आपको बता ही देगा कितना खर्च लगेगा इस बीमारी में, तो यहाँ पे खर्च का उल्लेख आपको कर देना है। और डॉक्टर की पर्ची और जो भी जांच और रिपोर्ट कराने की बात करें वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको लगानी रहेगी। 12वां पॉइंट है नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंड द रिलेशनशिप, आप पे कितने लोग आश्रित हैं और उनके साथ आपका कैसा रिलेशंस है, यहाँ पे ये लिखना है। और 13वां पॉइंट में है प्रेसिडेंट जो आपके हैं बार एसोसिएशन के, यानी जिस एसोसिएशन के आप मेंबर हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं, उस बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से आप उनके लेटर पैड पे ये चीज़ें लिखवा लेंगे कि हमें हमारी बीमारी के लिए, इलाज के लिए इतने पैसे की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें आपको लिख के दे देंगे। आपको इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी जो परेशानी है वो बताना है। तो जो प्रेसिडेंट आपके होंगे वो अपने लेटर पैड पे ये लिख के दे देंगे। आपकी मंथली इनकम क्या है वो बतानी है आपको। और एनी अदर इन्फॉर्मेशन दैट द एप्लीकेंट विशेज टू स्टेट, ये छोड़ दीजिए, इस पर कुछ लिखना नहीं। अगर कोई आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, इसका मतलब यही हुआ। और यहाँ पे आपका जो है साइन होगा, आप जो भी साइन करते हैं यहाँ पे साइन करिएगा। अब नीचे देख लीजिए वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा। अपना अपना नाम लिख दीजिएगा। द अप्लीकेंट अबव नेम डू हरबई सोलमनली स्टेट दैट व्हाट इज स्टेटेड अबव इज ट्रू, तो ये जो भी लिखी गई है यहाँ पे आप साइन कर दीजिएगा अपना नाम लिख के। अब सर्टिफिकेट में देखिए यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड। तो ये जो कॉलम है ये आपके जो बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है वो भरेंगे, नाम रहेगा किस इस बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो आपका नाम लिख के सर्टिफाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है उनका सिग्नेचर हो जाएगा, जो प्रेसिडेंट हैं आपके बार एसोसिएशन के, यहाँ पे बार एसोसिएशन की मुहर लग जाएगी, यहाँ पे प्लेस का नाम लिख दिया जाएगा, डेट लिख दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आख्या पत्र में क्या क्या, यहाँ पे देखिए आपका नाम रहेगा, जिला रहेगा, पंजीकरण संख्या रहेगी, इनरोलमेंट नंबर और अधिवक्ता प्रमाण पत्र इसके साथ आपको लगाना है। सारी दवाओं की पर्ची जो भी खर्च किए आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद से फ़ोटो लगानी है आपको, प्रमाणित फ़ोटो लगानी है। बार एसोसिएशन के द्वारा जो प्रमाण पत्र मिला है वो आपको लगानी है। बीमारी का नाम लिखना है, किस टाइप की आपकी बीमारी है वो लिखना है। और ये जो है नियम 40 की सदस्यता शुल्क रसीद संख्या, तो ये आपके लिए नहीं है। जो पुराने एडवोकेट्स हैं, यानी जो 1993 के पहले जिनका रजिस्ट्रेशन है या 1993 तक जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनके लिए ये कॉलम होता है, उनको ये कॉलम भरना होता है कि नियम 40 की फ़ीस जमा किए हैं कि नहीं। क्योंकि जो नए एडवोकेट्स हैं उनका
सारा फीस एक ही डीडी में जमा हो जाता है, नियम 40 का हो या जो भी स्कीम्स है उसके लिए सारे फीस एक साथ वो जमा हो जाता है। तो इसको आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, आपसे यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक, उसके बाद से जो है इस फॉर्म को ले आकर के आप कहाँ देंगे, यूपी बार काउंसिल के ऑफिस में जमा करेंगे। तो यूपी बार काउंसिल के ऑफिस में जमा करेंगे तो इसके बाद से जो यूपी बार काउंसिल के जो सदस्य होते हैं उनकी मीटिंग होती रहती है। तो उस मीटिंग में जो है जितने भी इस तरह के फॉर्म वहाँ पे भेजे गए रहते हैं, पहुँची रहती है, तो उस पे बैठक होती है कि किन किन लोगों को जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी वित्तीय सहायता की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सकता है। तो मीटिंग होने के बाद सबके नामों को आगे बढ़ाया जाता है कि हाँ, इनको पैसे देने की ज़रूरत है, इनको आवश्यकता है, इनकी बीमारी है। तो इस आधार पे आपको जो है मीटिंग हो जाती है, फिर आपके नाम का वेरिफिकेशन हो जाता है, तो आपके जो है जो भी बीमारी होती है उसका पैसा दे दिया जाता है। तो इस तरीके से ये फॉर्म भरा जाता है। तो इस फॉर्म को आप भर करके यूपी बार काउंसिल के ऑफिस में जमा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी बातें मैंने यहाँ पे बताई है आपको समझ में आई होगी। तो देखिए बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, तो आप जो है एडवोकेट्स हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपको इलाज की ज़रूरत है तो आपको पैसा कैसे मिलेगा। यूपी बार काउंसिल से भी मिलता है और आपके जो बार एसोसिएशन है वहाँ से भी मिलता है। दोनों में किसी एक जगह से आपको मिलेगा, या तो बार एसोसिएशन ले लिए तो वहाँ से मिल जाएगा, या फिर अगर आप यूपी बार काउंसिल से लेना चाहते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह की प्रोसेस होती है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है अपनी बीमारी के लिए, इलाज के लिए आप जो है यूपी बार काउंसिल से पैसा ले सकते हैं।